है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग लेकर के आए हैं सक्षमता परीक्षा से संबंधित या अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो हम लोग विभिन्न विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, उसके सभी प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है? पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो मुख्य रूप से जो दो पौधे के ये उत्तक है उसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, जिसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। फ्लोएम और जाइलम, इनमें से किनके द्वारा होता है? कैम्बियम तो होगा नहीं, बाह्य त्वचा तो होगा नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सबसे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाता है कि पौधे में जल का जो परिवहन है वो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कहते किसको हैं कि पौधे जो अपना भोजन तैयार करता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाता है, सूर्य की रोशनी मिल जाती है तथा जो है जल मिल जाता है। इन सारे क्रियाओं से और हरे पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल होता है, इन सब से वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात जो जल की मात्राएं बच जाती है उसको एस्टोमेटा के द्वारा, पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा फिर जो है वो उस पानी को वायुमंडल में छोड़ देते हैं पौधे। वही क्रिया जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो है पौधे अपनी पत्ती के माध्यम से जल को पेड़ से वायुमंडल में छोड़ने का कार्य करता है। यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि पौधे में जल की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो पत्ती के दो प्रमुख कार्य हैं। पत्ती का एक कार्य तो है जो प्रकाश संश्लेषण का काम है, जो कि सबसे अहम काम है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो पौधे का विकास नहीं होगा। पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल की वजह से जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, क्लोरोफिल के कारण जो है वो वहाँ पर फिर वो उससे गर्मी उत्पन्न होता है और उससे और ये जड़ के द्वारा जो है पानी मिल जाता है और फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जिससे पत्ती जो है भोजन तैयार कर लेती है और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाता है। और इसी कारण जो है पत्ती को किचन कहा जाता है, पौधे का किचन। और दूसरा जो क्रिया है पत्तियों का वो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जो अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि जो पानी की मात्रा बचती है उसको जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है उसकी माध्यम से पानी को वायुमंडल में छोड़ना। तो ये दो प्रमुख कार्य हैं, एक प्रकाश संश्लेषण का कार्य है और दूसरा वाष्पोत्सर्जन का कार्य है। दोस्तों हम एक एक प्रश्नों को जो कि विज्ञान, इतिहास, भूगोल सभी से रिलेटेड प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ अभी इसमें कंप्लीट करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उस क्रिया के पश्चात जो बाहर निकलने वाले ये हैं, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो बाहर निकलते हैं वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलने का कार्य करता है और जिसके वजह से जो है ऑक्सीजन का संतुलन वायुमंडल में बना हुआ है और फिर हम लोग आसानी से सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? जेनेरिक नेम उस पौधे का जो वंशीय नाम है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्रोटोलेरिया के नाम से जानते हैं या फिर रेफेनस के नाम से या फिर निकोटियाना के नाम से या गैस्पियम के नाम से? 5वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब होगा यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी गैसीपियम के नाम से जो है इसको जाना जाता है। कपास के पौधे की खेती के लिए जो है वह काली मिट्टी की आवश्यकता होती है और यह पौधे जो है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक उगते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि लौंग है, लौंग जो है वो क्या चीज़ है? वो तने की गांठ है या जड़ की गांठें हैं या फिर उसकी पत्तियां हैं या सूखे हुए फूल है? तो लौंग जो है यह उस पौधे के सूखे हुए फूल होते हैं, यानी ऑप्शन छोटी छोटी जो कली होती है फूल वो लौंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी की प्राप्ति होती है? कॉफ़ी की जो प्राप्ति होती है, चाय के तरह कॉफ़ी की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेय पदार्थ के रूप में,
तो कॉफ़ी, चाय की जो है ये तो पत्तियों से प्राप्त होता है, लेकिन कॉफ़ी की प्राप्ति हमें किस प्रकार होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 7वां नंबर प्रश्न के लिए कि कॉफ़ी की जो प्राप्ति होती है वह उसके बीज से होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों आप लोग भी जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रश्न का जो आंसर सही होगा, और यह वीडियो अंत में बताइएगा कि कैसा लगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि गाजर का जो रंग है, पीले रंग का जो गाजर होता है वो उस किसकी मौजूदगी के कारण जो है गाजर का रंग पीले रंग का होता है? क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण होता है, या फिर फाइकोनियन के मौजूदगी के कारण, या फिर फाइकोरिथिन के मौजूदगी के कारण, या कैरोटीन के? तो गाजर का जो रंग है वो कैरोटीन के मौजूदगी के कारण होता है, और ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैरेट से कैरोटीन है, और कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम भी है। दो नाम है, एक रेटिनॉल और एक कैरोटीन। तो वो इस विटामिन ए जो है गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिन पौधों पर बीज होते हैं किंतु फूल नहीं लगते, जिन पौधों पर बीज होते हैं फूल नहीं लगते हैं, ये कौन सा पौधा कहलाता है? यह जो है आवृत्ति बीजी पौधा, या अनावृत बीजी, या फिर टेरिडोफाइटस कहते हैं, या इसे ब्रायोफाइटस के नाम से जाना जाता है। तो 9वां नंबर प्रश्न जो है, जिस पौधे में बीज तो होते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि उस पौधे को जो है अनावृत बीजी के नाम से जाना जाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? दूध खट्टा होने का कारण प्रोटोजोआ है, या फिर बैक्टीरिया है, या वायरस है, या नीमेटोड है? तो दूध का जो खट्टापन जो है, खट्टा होने का जो कारण है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया जाना जाता है वो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही का जमना होता है, और दूध से दही का जमना जो है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है, परिवर्तन भी हम लोग पढ़े थे, यानी दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से फिर दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वहीं पानी से बर्फ बन जाता है, और बर्फ से पानी की प्राप्ति होती है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध का जो खट्टा होना है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। और कौन बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो जिम्मेदार है। और दूध की जो ये मापा जाता है उसको लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं हम लोग। ये भी याद रखेंगे कि दूध का शुद्धता मापने के लिए कौन सा जो यंत्र इस्तेमाल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि काल कोठरी ब्लैक होल की जो घटना घटी थी बंगाल में, तो ये जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए थे और उस कारण वो मर गए थे। तो यह घटना कहाँ घटी थी? बंगाल के कौन से शहर में? मुर्शिदाबाद में, ढाका में, मुंगेर में, या फिर कलकत्ता में? मुंगेर के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि यह मुंगेर जो है आधुनिक बिहार का हिस्सा है, क्योंकि मुंगेर जो उस वक्त स्थिति थी वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1912 में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ है। 11वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि काल कोठरी ब्लैक होल की जो घटनाएं हैं ये कलकत्ता में घटी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? ये सब इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। उससे पहले 1764 ईस्वी में बक्सर में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और जो मुगल बादशाह थे, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं लड़ी थी और संयुक्त सेना को पराजित हासिल हुआ था। और उसके बाद जो है ये 1765 ईस्वी में अगले साल इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान है, 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि मोहम्मद रजा खान को जो है नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था? तो पहला फैक्ट्री नियम अधिनियम जो है यह 1881 में आया था। 1881-82 के करीब जो है यह आया था। तो यह किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? 13वां का सबसे करेक्ट आंसर है कि उस वक्त 1880 से 84 के बीच जो शासनकाल था वह लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, और उन्हीं के शासनकाल में जो है ये फैक्ट्री अधिनियम आया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि
1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों का जो विद्रोह है यह 1855-56 ईस्वी में हुआ है। तो उस वक्त जो है संथालों ने कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था, उनका नाम क्या है? तो इसका 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है यह है कैप्टन नेक फेविले या फिर लेफ्टिनेंट बास्टिन है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो है मेजर ब्रो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 14वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। ये जनजातियों के द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय व्यापारी संघ के नाम से जाना जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रूप में AITUC के शॉर्ट नेम से हम लोग जानते हैं। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई है यह कब हुई है? इसका जो सही जवाब है 15वां नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर ए कि 1920 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? जी, तो बिहार के जगदीशपुर में जो आरा जिला में पड़ता है जगदीशपुर, यहाँ से जो ये विद्रोह किए थे वो कौन किए थे? तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से विद्रोह किए थे बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। और इस विद्रोह को जो दबाने का श्रेय जाता है अंग्रेज अधिकारियों को, 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है टेलर एवं विंसेंट आयर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 16वां के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिनका बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अंतिम मुगल बादशाह के रूप में भी जाने जाते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या फिर पूरा नाम बहादुर शाह जफर के रूप में कहिए। तो इनको कहाँ निर्वासित किया गया था, यानी इनको भारत से निकाल करके कहाँ भेज दिया गया? तो इनको निर्वासित करके जो है रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है 17वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वह धर्म की बुराई पर प्रहार करना या फिर एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, या दोनों सही है? तो इसका जो सही उत्तर है 17वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी उसका जो सही है वह धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना था और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा भारत में जो अपना मुख्यालय स्थापित किया गया था, ये 19वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है कि 1882 ईस्वी में, और यह अड्यार में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर दयानंद सरस्वती हैं, या जयदेव हैं, या कालिदास हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वह दयानंद सरस्वती जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की एक अद्भुत रचना है गीतांजलि के नाम से जाना जाता है, और इसके वजह से उन्हें जो है ये नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? वहाबी आंदोलन में दो अली बंधु जो है प्रमुख रूप से सक्रिय थे। मौलाना अली बंधु इनायत अली और विलायत अली जो है ये दो लोग प्रमुख रूप से इस आंदोलन में सक्रिय थे, और ये आंदोलन जो है इसका प्रमुख जो केंद्र था वो अपने बिहार का पटना जिला था। ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है यह करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात जो है यह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, बिपिन चंद्र पाल को, या फिर फिरोज शाह मेहता को, या ये महादेव गोविंद रनाडे जी को कहा जाता है। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जो है महादेव गोविंद रनाडे जी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक के रूप में जो है लाला लाजपत राय का नाम आता है, महात्मा गांधी का, या राजा राम मोहन राय, या फिर भगत सिंह का? तो इस रूप में जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि राजा राम मोहन राय का जो नाम है वो ये आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 23वां का सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रार्थना समाज के स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई?
प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वह केशव चंद्र सेन है या देवेंद्रनाथ टैगोर है या गोपाल हरि देशमुख या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो 24वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। आगे है कि महानदी नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती है। तो अब ये जो प्रश्न है यह भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन 25वां है कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो निकलती है, ये 25वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि ये जो नदियां हैं महानदी नर्मदा और सोन यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यानी डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 की दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इनमें जो सबसे लंबी नदी है 26 का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है कि किस निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण जो है वह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो है पवित्रता के आधार पर जो नदी जानी जाएगी वो कौन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो 27वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है। जी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में शामिल नर्मदा, तापी और राप्ती। कौन दो नदियां या तीनों की तीनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो 28वां का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि नर्मदा और तापी नदियां जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आगे है कि लूनी नदी जो है वो किस में गिरती है। लूनी नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा के मुहाना पर या केरल के समुद्री तट पर या गोदावरी के मुहाना पर या कच्छ के रण में। तो 29वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 की कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनाती है। दोस्तों ये जो गंगा नदी बहते हुए हमारे बिहार से होते हुए बंगाल और बंगाल से होते हुए फिर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए आती है। तो ये गंगा जो है प्रमुख दो धाराएं मिल करके गंगा के नाम से ये दो धाराएं निकलती है, एक भागीरथी के नाम से और एक अलकनंदा के नाम से। और देवप्रयाग में, उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग में जब ये दोनों धाराएं एक साथ मिलती है तो फिर वहाँ से गंगा के रूप में ये नदियाँ आगे बहती हुए गंगा नदी के नाम से आती है। तो ये दो जो धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में जो है एक साथ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। जी भारत का जो सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नंगल बांध है, नागार्जुन सागर बांध है या हीराकुंड बांध है या फिर कोसी नदी पर स्थित कोसी बांध है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो तो भाखड़ा नंगल बांध है जो कि सतलज नदी पर स्थित है, लेकिन भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 32 है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। जी 32वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो ये 32वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कौन सा है। वह नरोरा उत्तर प्रदेश है या फिर तारापुर महाराष्ट्र है या कलपक्कम तमिलनाडु है या फिर काकरापार गुजरात है। तो ये जो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि तारापुर महाराष्ट्र जो है भारत का प्रथम परमाणु उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु का अर्थ ये है कि जितने भी जो रब्बी फसलें हैं खास करके मसूर, चना, अरहर, मूंग, इन सारे पौधे की जो जड़ें होती है उनके गांठ में एक ये बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया जो है क्या करता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की स्थिति है कितना है 78% है।
तो वहाँ से नाइट्रोजन को ले करके और फिर मिट्टी में नाइट्रोजन को जो है मिक्स करता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। याद रखेंगे हम लोग, 34वां का सबसे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो रब्बी फसलें हैं, मसूर, चना, मूंग, उड़द, इन सारे पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। और वो क्या करता है? तो वो वायुमंडल से नाइट्रोजन ले करके और नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहा जाता है। हिंदी में अगर कहें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और इसी वजह से जो है वैज्ञानिक इस बातों का सलाह देते हैं कि जिस खेत में जो है फसल चक्र पद्धति अपनाना चाहिए, यानी हर 1-2 वर्षों के बाद जो है उस खेत में दलहन की फसलों की खेती की जानी चाहिए, ताकि प्राकृतिक रूप से हमें अलग से डीएपी, एनपीके इत्यादि जो है रासायनिक ये देने की ज़रूरत ना पड़े। प्राकृतिक रूप से मिट्टी को जो है वह ये इसकी प्राप्ति हो जाए, किसकी? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विषाणु माने जाते हैं। विषाणु अर्थात वायरस जो है यह क्या माना जाता है? यह सजीव होता है या निर्जीव होता है? सजीव निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है या सजीव जो गुण की शक्ति खो चुके हैं? तो वायरस का जो कंडीशन है, यह सजीव निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है। यानी वायरस की अगर बात करें तो वो बेसिकली होता निर्जीव है, लेकिन जैसे ही उसे जीवित कोशिका मिलता है तो वायरस अपने आप को विकास करना शुरू कर देता है, यानी वहाँ से वह जीवित होकर के कार्य करना शुरू करता है। जैसे कोरोना वायरस के केस में भी वही कंडीशन था कि अगर कहीं पर कोरोना का वायरस है तो हमारे कोशिका अगर उसे टच होता तो फिर हमारे कोशिका से हमारे शरीर में आने के बाद उसका विस्तार होना शुरू हो जाता था, वो बढ़ने लगता था। तो कोई भी वायरस हो तो वो निर्जीव होता है बेसिकली, लेकिन जैसे ही उसे जीवित कोशिका मिलती है तो फिर वह वायरस विकास करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वायरस जो है, विषाणु जो है, वो सजीव और निर्जीव के बीच जो है एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको रासायनिक रूप से CO के नाम से जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जैसे ही ये वायुमंडल में मौजूद होता है, और चूँकि वायुमंडल में जो हवा है, गैसों का मिश्रण, जिसमें 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन है, तो ये हमें जानकारी नहीं कि हम नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। हम नाक के द्वारा सांस के रूप में उन हवाओं को लेते हैं, और वो हवा जब हमारे अंदर जाता है तो फिर हमारा जो फुफ्फुस ग्रंथि है, लंग्स, फेफड़ा जो है, वो ऑक्सीजन को ये करता है, बाकी गैसेज को छोड़ देता है। तो उस ऑक्सीजन की जगह पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया जाए तो फेफड़ा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है, और ब्लड के साथ मिल करके वो मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके शरीर में दौड़ने लगता है, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को संयोग करके दौड़ना है, और दौड़ने लगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी वजह से जो है दम घुटने का ये घटनाएं घटती है। यानी ये है जो रूम में ठंडी के मौसम में अक्सर लोग जो है ये धुआं कर जो सोते हैं, तो वहाँ पर इन घटनाओं के घटने की सबसे अधिक संभावनाएं रहती है। इसलिए कहा जाता है कि गेट खुला रहना चाहिए, ताकि जो है एयर आता रहे, और एयर आता रहेगा तो ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रदूषक इसलिए है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी संयोग कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में जो नहीं जाना जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उसमें मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर सी नहीं जाना जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 जो है वो 0.03% वायुमंडल में पाया जाता है, और श्वसन के पश्चात CO2 ही उत्पन्न होता है। तो यह वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, वहीं ये सारे जो है वायुमंडलीय प्रदूषक में आएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा के लिए सबसे अधिक ये माना जाता है प्रदूषक, क्योंकि ये SO2 होता है और ये H2O से अभिक्रिया करके जो है H2SO4 बना देता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है कि सेल का नाम जो है, कोशिका जो है सेल, यह नाम सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने सेल नाम दिया था कोशिका को? तो सेल नाम जो है कोशिका को सबसे पहले जो देने का कार्य किया, चूँकि सेल इस प्रकार की जब उन्होंने संरचना देखा कोशिका का, तो उन्हें इस प्रकार का जो है जाली नुमा दिखा, तो फिर उन्होंने कहा कि ये एक एक सेल है। तो इसी के आधार पर उन्होंने कोशिका का नाम सेल कहा, और ये वैज्ञानिक जो थे वो रॉबर्ट हुक थे। यानी 38वां का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है
कि फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक जो रंग होते हैं वो किसके वजह से आकर्षक रंग होते हैं। तो ये जो रंग होता है यह लवक के वजह से होता है। लवक 3 प्रकार का होता है और ये लवक जो हैं केवल पादप में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जंतु में कोई भी जानवर हो या इंसान लवक नहीं पाया जाता है। लवक कौन कौन है? तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो हरी पत्ती में पाया जाता है, लेकिन फूल और फल में जो पाए जाने वाले लवक हैं वह है क्रोमोप्लास्ट, और फिर ल्यूकोप्लास्ट जो है यह पौधे के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट तो केवल जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी 40वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही उत्तर होगा कि कोशिका भित्ति जो है वो पादप में होगा और कोशिका झिल्ली केवल जो है यह जंतु कोशिका में होगा। तो दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके सभी उत्तर की व्याख्या के साथ हम लोग देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तथा यह वीडियो जो है आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसके बाद कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।